अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नेम्ड रेंज और उसकी एप्लीकेशंस को। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम नेम्ड रेंज को फॉर्मूलाज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेम्ड रेंज को अपने फार्मूलाज में यूज़ करके हम अपने फार्मूलाज को और भी ज़्यादा रीडेबल और मेंटेनेबल बनाते हैं। हम किसी भी नेम्ड रेंज को किसी भी फार्मूला में एक रेगुलर सेल रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आप फार्मूले में रेंज सिलेक्ट करते हो, वहाँ पे आप जो नेम्ड रेंज है उसका नाम मेंशन करके उसे यूज़ कर सकते हो, लाइक अ रेगुलर सेल रेफरेंस। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास कुछ सेल्स हैं जिसके अंदर रैंडम नंबर्स हैं और आपने इस रेंज को सिलेक्ट करके नाम दिया सेल्स। अब आप चाहते हैं इन सारे सेल्स का सम आपको निकालना है, तो उस केस में आप सम का फॉर्मूला टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जहाँ पे आप सेल रेफरेंस यानी कि रेंज को सिलेक्ट करते हैं उसकी जगह आप सेल्स टाइप कीजिए जो कि आपकी नेम्ड रेंज है, और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एक्सेल आपको उन सारे ही सेल के अंदर मौजूद नंबर्स का जो सम है वो निकाल के देगा। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ सेल्स हैं जिसके अंदर रैंडम नंबर्स है, तो चलिए सबसे पहले इसे सिलेक्ट करते हैं और इसका जो नाम है, नाम इसको देते हैं सेल्स। तो इस रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और नेम बॉक्स में जाके इस रेंज को मैंने नाम दिया है सेल्स। तो अब इसका मतलब है कि नेम मैनेजर में हमारे एक नेम्ड रेंज है सेल्स, जो कि रेफर करती है सेल K9 से लेके सेल N11 तक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बाउंड्री आ चुकी है, तो ये जो रेंज है ये इन सारे सेल्स को रेफर करती है। अब चलिए इसको सम फॉर्मूला में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन दे के सम टाइप करूँगा और ब्रैकेट को ओपन करूँगा। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैनुअली सेल्स टाइप कर सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने सेल्स टाइप किया, एक्सेल ने एक इंटेलिजेंस दिखा दिया कि सेल्स के नाम से एक नेम रेंज क्रिएट हुई हुई है। इसका दूसरा तरीका है, आप अगर किसी भी नेम्ड रेंज को अपने फॉर्मूला के अंदर इनपुट करना चाहते हैं, तो आप F3 की मदद से पेस्ट नेम के जो डायलॉग बॉक्स है उसको लॉन्च कर सकते हो। इसके अंदर आपकी सारी नेम्ड रेंज होंगी। आप किसी भी रेंज को सिलेक्ट कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए और एक्सेल ऑटोमेटिकली आपकी नेम्ड रेंज को आपके फॉर्मूला के अंदर इंसर्ट कर देगा। इसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और जैसे ही एंटर हिट करूंगा, एक्सेल हमें इन सारे रैंडम नंबर्स का सम निकाल के दे देगा, जो है 6010। अब हम नेम रेंज को फॉर्मूला के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं, इसे एक एडवांस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस डेटा वन की शीट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास 15 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और उनकी जनवरी से लेके दिसंबर तक की सेल दी गई है यहाँ पे। तो इस केस में जो मैं नेम्ड रेंज क्रिएट करूँगा वो 2 बेसिस पे कर सकता हूँ। पहला है मंथ के बेसिस पे। जब मैं मंथ के बेसिस पे नेम्ड रेंज क्रिएट करूँगा तो मेरी नेम्ड रेंज जो क्रिएट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। जनवरी की जो नेम रेंज होगी वो होगी B2 से B16 तक। फ़रवरी की जो नेम रेंज होगी वो होगी C2 से C16 तक। मार्च की जो मेरी नेम रेंज के रेफ़रेंस होगा वो होगा D2 से लेके D16 तक, और इस तरह से हर महीने की जो नेम रेंज है वो क्रिएट होगी। दूसरा जो सिनेरियो है उसमें हम प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे नेम्ड रेंज क्रिएट करेंगे और ये जो मेरी नेम्ड रेंज है ये हॉरिजॉन्टली चलेगी। प्रोडक्ट 1 के लिए जो मेरी नेम रेंज का रेफरेंस होगा वो होगा सेल B2 से लेके सेल M2 तक, यानी कि इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली चलेगी। प्रोडक्ट 2 के लिए जो मेरा सेल रेफरेंस होगा वो होगा सेल B3 से लेके M3 तक। इस तरीके से हम 15 डिफरेंट रेंज क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिनेरियो 1 को एक्सप्लोर करते हैं और हम मंथली नेम रेंज क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा जो कि है सेल B1 से लेके M16 तक। रो के बेसिस पे ही हमारी नेम रेंज का जो नाम है वो डिसाइड होगा। इस डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट यूज़ करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और F3, जिसके बाद क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन का जो डायलॉग बॉक्स है वो पॉपअप होके ओपन होगा। अब यहाँ पे क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यू में मैं टॉप रो को सिलेक्ट करूँगा
और टॉप रो के चेक बॉक्स को चेक करने के बाद मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा, एक्सेल इंस्टेंटली हमारे लिए 12 डिफरेंट नेम्ड रेंज क्रिएट करेगा, जो कि होंगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो चलिए कंट्रोल प्लस F3 की मदद से नेम मैनेजर को लॉन्च करते हैं और देखते हैं एक्सेल ने क्या हमारे लिए 12 डिफरेंट नेम रेंज क्रिएट की है कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सेल ने 12 नेम रेंज क्रिएट की है ऑन द बेसिस ऑफ मंथ। तो यहाँ पे अगर मैं जनवरी की नेम रेंज का रेफरेंस देखूँ तो वो है B2 से B16 तक, जैसे मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बाउंड्री बनी हुई आ रही है। तो जनवरी की जो रेफरेंस है वो है सेल B2 से B16 तक। इसके बाद अगर मैं फेब की बात करूँ तो फेब की जो रेंज का रेफरेंस है वो है सेल C2 से लेके C16 तक, और इसी तरह बाकी सारे महीनों की नेम्ड रेंज एक्सेल ने क्रिएट की है। अब बढ़ते हैं सिनारियो 2 की तरफ, जिसमें हम 15 डिफरेंट रेंज को क्रिएट करेंगे इन अ सिंगल गो। और ये जो मेरी नेम्ड रेंज है इसका जो रेफरेंस है वो हॉरिजॉन्टली चलेगा। प्रोडक्ट 1 की जो नेम्ड रेंज होगी वो होगी सेल B2 से लेके M2 तक, प्रोडक्ट 2 की होगी B3 से लेके M3 तक, इस तरह बाकी सारी नेम रेंज क्रिएट होगी। तो इसके लिए हम यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करेंगे सेल A2 से, और मैं डेटा को सिलेक्ट करूँगा सेल M16 तक। अब यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा जो नेम रेंज का जो हेडर है, वो होगा, और इसके बेसिस पे एक्सेल जो आपकी नेम रेंज है उसको नाम देगा। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मूला टैब पे जाते हैं और डिफाइंड नेम के अंदर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि मेरे लेफ्ट कॉलम पे, यानी कि जो मेरा फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर जो नेम रेंज का नाम है वो मौजूद है, इसलिए उसको उसने ऑटोमेटिकली चेक कर दिया है। आपको बाकी सारे चेक बॉक्स को अनचेक करने हैं और सिर्फ लेफ्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे एक्सेल आपके लिए 15 डिफरेंट नेम रेंज क्रिएट करेगा प्रोडक्ट वाइज। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो रेंज है वो क्रिएट हुई है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 15 डिफरेंट प्रोडक्ट की नेम रेंज क्रिएट हो चुकी है। प्रोडक्ट 1 की जो नेम रेंज है वो रेफर करती है सेल B2 से लेके M2 तक। प्रोडक्ट 2 की जो नेम रेंज है वो रेफर करती है सेल B3 से लेके M3 तक। तो इस तरीके से आप एक्सेल में 15 डिफरेंट रेंज को इन अ सिंगल क्लिक क्रिएट कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल को हम एक और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम दोबारा से क्वार्टरली सेल्स को ऐड करेंगे, लेकिन इस बार हम पहले से ही क्वार्टर 1 की जो रेंज है उसको डिफाइन करेंगे। तो मैं जनवरी से लेके मार्च तक के सारे नंबर्स को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद कंट्रोल प्लस F3 की मदद से नेम मैनेजर को लॉन्च करूँगा और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके इस रेंज को नाम दूँगा QTR1, यानी कि क्वार्टर 1। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा हमारी एक नेम रेंज क्रिएट हो जाएगी क्वार्टर 1, जो कि जनवरी से लेके मार्च तक के नंबर्स को रेफ़र करती है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू टाइप करके सम टाइप करूँ और इंस्टेड ऑफ टाइपिंग जनवरी, फरवरी एंड मार्च, अगर मैं डायरेक्ट क्वार्टर रेफरेंस दूँ और ब्रैकेट को क्लोज़ करूँ तो भी हमारा जो रिज़ल्ट है वो सेम होगा, कुछ इस तरीके से। इसी तरह मैं क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 की नेम रेंज क्रिएट करके उसे डायरेक्टली अपने फॉर्मूला में अप्लाई कर सकता हूँ, जिसकी मदद से हमारे पास जो क्वार्टरली सेल्स है उसके जो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेम्ड रेंज का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो क्या है। नेम्ड रेंज को जब भी आप रेफ़र करते हैं अपने फॉर्मूले को, और अपने फॉर्मूले को अगर आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो नेम्ड रेंज जो है वो आपकी लोकेशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं होती, जैसे कि हमने पढ़ा था रिलेटिव रेफरेंसिंग में। तो इस केस में ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर मैं प्रोडक्ट 1 की सेल कैलकुलेट करूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पे मैं नेम्ड रेंज का यूज़ करूँ प्रोडक्ट 1 की जो रेफ़र करता है सेल B2 से M2 तक, और ब्रैकेट को मैं बंद करके एंटर हिट करूँ तो हमारे पास प्रोडक्ट 1 का जो सेल है जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो तो आ जाएगा, लेकिन अगर अब मैं इसे कॉपी करके बाकी सारे सेल्स में पेस्ट करूँ तो जो मेरी रेंज है
मेरे फॉर्मूले के अंदर जो रेफरेंस है वो नई लोकेशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं होगी, वो हर जगह सेम रहेगी। अगर इसको मैं कुछ इस तरीके से टाइप करूँ सम, और यहाँ पे मैं नॉर्मल रेफरेंसिंग यूज़ करूँ कुछ इस तरीके से, और इसको मैं कॉपी करके बाकी सारे सेल्स में पेस्ट करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे नंबर्स हैं और जो मेरी रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हर जगह प्रोडक्ट वन है। तो यहाँ पे मुझे मैनुअली जाके चेंज करना होगा, तब जाके जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल जो है वो कैलकुलेट होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ, जो कि है यूजिंग नेम रेंज इन डेटा वैलिडेशन। तो नेम रेंज का आप यूज़ करके एक कस्टम डेटा वैलिडेशन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ नाम हैं, और इन नाम के बेसिस पे हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है इस सेल के अंदर, जो कि है D18 पे। तो सबसे पहले चलिए इस नाम की एक नेम रेंज क्रिएट करते हैं जिसका नाम हो सेल अंडरस्कोर रेप। तो यहाँ पे मैंने हेडर के साथ इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट और F3 की मदद से क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन के डायलॉग बॉक्स को ओपन करूँगा, और उसके बाद टॉप रो को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरे टॉप रो में मेरी जो नेम लिस्ट है, नेम रेंज है, उसका नाम है। तो ओके पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, एक हमारे लिए एक नेम रेंज क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा सेल्स अंडरस्कोर रेप। तो इसको नेम मैनेजर में देखते हैं कि आखिरकार एक्सेल ने सेल अंडरस्कोर रेप की जो नेम रेंज है वो क्रिएट की है कि नहीं, और उसके रेफरेंस को भी एक बार डबल चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल अंडरस्कोर रेप की जो नेम रेंज है वो क्रिएट हो चुकी है, और वो रेफ़र करती है सेल I15 टू I18 को। अब चलिए जल्दी से इसकी डेटा वैलिडेशन लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो डेटा वैलिडेशन लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं डेटा टैब पे जाऊंगा, और उसके बाद डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद सोर्स पे मैं जाऊंगा और F3 की को हिट करूंगा, जिसके बाद पेस्ट नेम का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से हम अपनी नेम रेंज सिलेक्ट करेंगे जो कि है सेल्स अंडरस्कोर रेप, और ओके पे क्लिक करके यहाँ पे भी हम ओके पे क्लिक करेंगे, और एक्सेल ने हमारे लिए एक डेटा वैलिडेशन लिस्ट क्रिएट की है जिसमें कि ये चारों सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूँगा, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है बेस्ड ऑन अ नेम्ड रेंज। नेम रेंज की तीसरी एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कैसे हम नेम रेंज को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर नेम रेंज को यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक ख़ास बात जो हमें ध्यान में रखनी होगी, वो है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो नेम रेंज को हम यूज़ कर रहे हैं, उस नेम रेंज का जो रेफरेंस है उसके अंदर हमें रेफरेंसिंग टेक्निक्स को अप्लाई करना होगा। हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेंशन करना होगा कि हमारा जो रेफरेंस है वो रो एब्सोल्यूट है, कॉलम एब्सोल्यूट है, या रो या कॉलम दोनों एब्सोल्यूट है, या फिर रिलेटिव रेफरेंसिंग है। तो ज़्यादातर जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेम रेंज का यूज़ करते हैं तो हम रिलेटिव रेफरेंसिंग को अपनी नेम रेंज में अप्लाई करते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जिनके ऊपर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा, और उन सारे ही नंबर्स को हाईलाइट करूँगा जो कि 1 से बड़े हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक नेम्ड रेंज क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा डेटा, और उस नेम्ड रेंज के रेफरेंस को हम रिलेटिव रेफरेंसिंग टेक्निक्स के हिसाब से चलाएँगे। तो चलिए सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस F3 हिट करते हैं और नेम पे क्लिक करते हैं, जिसके बाद यहाँ पे हम इसका जो नाम है वो देंगे डेटा, और उसके बाद हम आएँगे रेफर टू के अंदर, और रेफर टू के अंदर जो हमारा रेफरेंस है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और मैं F4 की को तब तक हिट करूँगा जब तक हमारी जो रेंज है उसमें जो डॉलर साइन है वो एलिमिनेट नहीं हो जाते। अब हमारी रेंज में कहीं पे भी कोई भी डॉलर साइन नहीं लगा, तो अब ये जो रेंज है ये रिलेटिव रेफरेंसिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेगी, और मैं अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर सकता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा
नाम की जो नेम्ड रेंज है वो क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे रेफर टू पे आप देख सकते हैं इसके रेफरेंस में कहीं पे भी डॉलर साइन नहीं है। तो चलिए अब इस रेंज के ऊपर जिसका नाम है डेटा, इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए मैं होम टैब पे जाऊंगा और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैनेज रूल्स पे क्लिक करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल मैनेजर के डायलॉग बॉक्स को ओपन करूंगा। यहाँ पे हम न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे हम इक्वल टू डालेंगे और अपनी नेम रेंज का जो नाम है उसको हिट करेंगे, उसके साथ क्राइटेरिया मेंशन करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट पे जाके हाईलाइट जिस कलर में करना है उस कलर को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे और जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल है वो इस नेम रेंज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब हम फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं नेम रेंज की और देखते हैं कैसे हम नेम रेंज को चार्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है जिसके बेसिस पे हम एक नेम रेंज क्रिएट करेंगे और अल्टीमेटली उसके बेसिस पे हम एक चार्ट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कंट्रोल प्लस F3 की मदद से नेम मैनेजर को लॉन्च करते हैं। यहाँ पे हम न्यू नेम पे क्लिक करेंगे और इस रेंज को नाम देंगे सोर्स और ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मैं इंसर्ट टैब पे जाऊंगा और एक ब्लैंक चार्ट को इंसर्ट करूंगा कुछ इस तरीके से और इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं सिलेक्ट डेटा पे जाऊंगा और चार्ट डेटा रेंज में मैं F3 की मदद से सोर्स वाला जो हमारा नेम्ड रेंज है उसको इंसर्ट करूंगा और यहाँ से इसके आगे से इक्वल टू के जो साइन है उसको रिमूव करूंगा कुछ इस तरीके से। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा हमारा जो चार्ट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट एप्लीकेशन ऑफ नेम रेंज की और देखते हैं कैसे हम नेम रेंज की मदद से पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नेम रेंज क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा डेटा अंडरस्कोर पीटी। तो इसके लिए मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्लस F3 की मदद से नेम मैनेजर को लॉन्च करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अपनी जो रेंज है उसका नाम स्पेसिफाई करूँगा जो कि है डेटा अंडरस्कोर पीटी और ओके पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं एक सेल सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट टैब पे जाऊँगा और पिवट टेबल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे टेबल स्लैश रेंज में कर्सर को लाऊंगा, F3 बटन हिट करूंगा, अपनी रेंज सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद उस सेल को सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर मुझे अपनी पिवट टेबल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैंने सेल सिलेक्ट किया है I38 और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा एक्सेल हमारे लिए एक पिवट टेबल क्रिएट कर देगा विद द हेल्प ऑफ नेम रेंज डेटा अंडरस्कोर पीटी।